Jai Hind everyone. Name of the chapter is Determination of Income and Employment. Determination of Income and Employment. This chapter is very important from 12th class point of view as well as from the CUET examination point of view. ठीक है, अब इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, ठीक है, इस चैप्टर के इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये जानना ना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. As we know, we have studied in class 11th also, macroeconomics theory is also known as theory of income and employment. और ध्यान से देखो, इस यूनिट का भी यही नाम है, determination or the theory of income and employment. And it is based on the modern view of economics. It is based on the modern view of economics. जो जानना चाहता है how the income and employment is determined in the economy. And if the economy is at below the full employment level, then how the full employment can be achieved. ठीक है, तो तुम्हें बता देता हूं, ये जो थ्योरी है that is given by J.M. Keynes, that is given by J.M. Keynes, and it is the modern view of economics. It is the modern view of economics. अब जो J.M. Keynes थे, इनके बारे में थोड़ा बता दूं. Basically he born in the year 1883 और इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी that is General Theory of Employment, Interest and Money, which was published in 1936. जो पब्लिश हुई थी 1936 में. अब जेएम कीन्स की जो थ्योरी का बेस था ना, वो था ग्रेट डिप्रेशन 1929. मतलब 1929 में देयर वाज मैसिव डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है, इन द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी आई कैन से. And there was a huge unemployment level. There was a huge unemployment level, and even for the subsequent years, the unemployment remains same. ठीक है, तो basically कीन्स का मानना था कि इकोनॉमी में जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है by creating more demand in the economy, by creating more demand in the economy, and economy can achieve और इकोनॉमी कैन गो टुवर्ड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, लेकिन इससे जो पहले क्लासिकल व्यू था, ठीक है, क्लासिकल व्यू कहता था इकोनॉमी हमेशा ऑपरेट कहां पर करती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे करती है. ये किनका मानना था, ये केन्स के जो पहले इकोनॉमिस्ट थे जिनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना था. लेकिन हुआ क्या, ड्यूरिंग द डिप्रेशन टाइम पीरियड बहुत मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट थी, एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी. तो जो क्लासिकल व्यू था, जो ये मानता था कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर रहती है, ये कहीं ना कहीं व्यू अब धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा था. और जो कीन्स का व्यू था रिगार्डिंग द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी हो सकती है एंड इकोनॉमी हैज टू डू समथिंग टू अचीव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. तो ये जो पॉइंट था वो धीरे धीरे फ्लरिश होने लग गया. तो कीन्स की जो थ्योरी थी, ठीक है, दैट वाज बेसिकली वाज मूविंग अराउंड द डिमांड, मूविंग अराउंड द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी. और कीन्स ने एक रीजन बताया कि ये जो इकोनॉमी में प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका जो मेजर रीजन है वो है रिडक्शन इन डिमांड. वो क्या है, रिडक्शन इन डिमांड. तो अगर हम किसी तरीके से डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा. तो कीन्स ने एक लाइन बोली, कीन्स ने एक व्यू दिया और वो व्यू था डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई. क्या, डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई. डिमांड क्रिएट करो, प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा. एंड दिस डिमांड इज क्रिएटेड बाय द households, by the government, by the business, by the rest of the world. बिकॉज कीन्स का मानना था अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं, अगर हम इकोनॉमी को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो इकोनॉमी से कहीं ना इकोनॉमी में डिमांड का बढ़ना बहुत जरूरी है. इकोनॉमी में डिमांड का बढ़ना बहुत जरूरी है. सो कीन्स का मानना था इकोनॉमी कैन बी एट इक्विलिब्रियम बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. और अगर हम चाहते हैं इकोनॉमी में we'll go towards the full employment level, we have to create demand because demand creates its own supply. इस चैप्टर में अब हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, कि इक्विलिब्रियम इनकम कैसे डिटरमाइन होती है इकोनॉमी में.
क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो सकती है बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? What should be done to achieve the full employment level of income? Concept of inflationary gap and deflationary gap. So इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है to score full marks in the board examination as well as in the CUET examination. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ध्यान से इस चैप्टर को समझना, ठीक है ना? इन द नेक्स्ट आवर तुम्हें ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से क्लियर, ठीक है ना? एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज माय श्योरिटी टू यू. तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स. देखो, जब हम बात करेंगे केन्स की थ्योरी विच इज अ डिमांड साइड थ्योरी, सबसे पहले यहां पर बात की गई है एग्रीगेट डिमांड की, कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है. एंड जनरली एग्रीगेट डिमांड मींस डिमांड ऑफ द होल इकोनॉमी, है ना? तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करूं तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टेकन टुगेदर आर प्लानिंग टू बाय ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, देखो इकोनॉमी में अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं एज पर एग्रीगेट डिमांड, तो देयर आर 4 सेक्टर: हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये चारों सेक्टर मिलकर इकोनॉमी में कितनी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, कितना चारों सेक्टर मिलकर पैसा खर्च करने को तैयार हैं, ठीक है ना? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. तो अगर कोई आपसे पूछता है एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, government sector, private sector, business and rest of the world are planning to buy during a given period of time. तो ऑब्वियस सी बात है, एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग मिलकर कितना खर्चा करने को तैयार है. तो जितना हम खर्चा करने को तैयार होंगे उतनी ही इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी, है ना? तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड बोलूं या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलूं, इज वन ऑफ द सेम थिंग. तो एडी रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the sectors of the economy are planning to buy at a given level of income during a given period of one accounting year is basically known as aggregate demand. We have to keep one thing in mind. इसमें जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे या इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लान्ड वेरिएबल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लान्ड वेरिएबल्स. देखो, इकोनॉमिक्स में केनीजियन ने 2 टाइप के वेरिएबल्स की बात करी है. एक वेरिएबल होते हैं एक्स आंते वेरिएबल्स और एक होते हैं एक्स पोस्ट वेरिएबल्स. कौन कौन से? एक होते हैं एक्स आंते वेरिएबल्स और एक होते हैं एक्स पोस्ट वेरिएबल्स, ठीक है ना? एक्स आंते का मतलब होता है प्लान्ड, ठीक है? तो जो भी प्लान्ड वेरिएबल्स हैं वो हमारे एक्स आंते हैं और जो भी एक्चुअल है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एक्स पोस्ट. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द एग्रीगेट डिमांड, इस चैप्टर में हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स आंते वेरिएबल्स, the planned aggregate demand, the planned consumption during the year, the planned saving during the year, ठीक है ना? तो that is basically we are talking about all the planned variables. That's why ना यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, it refers to total value of all final goods and services which all the sectors of the economy are planning to buy during a given period of time. So that we have to keep one thing in mind कि इसमें हम जो भी variables की बात कर रहे हैं, they are ex ante variables. Now we will discuss about the components of aggregate demand in the 4 sector economy. देखो, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट का नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड का है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स और कॉल्ड द नेट डिमांड बाय द फॉरेनर्स. अगर हम ये चारों सेक्टर्स की डिमांड को ऐड कर दें, वी गेट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स, ठीक है? द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड्स. हाउसहोल्ड्स टोटल मिलकर कितना खर्चा करने को तैयार हैं,
that is basically known as the consumption demand or the household demand on final goods and services. And this final goods and services demand, that is the consumption demand, is a function of disposable income. अब disposable income क्या होता है? Disposable income means the income that the consumer can spend. Obviously बात है, various consumers are getting the income from the various sources, ठीक है ना? अब उस इनकम पर गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगाया, है ना, कहीं पर गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट दी, तो इनकम कंज्यूमर की बढ़ भी रही है, लेकिन टैक्सेस लगने से इनकम कम भी हो रही है। तो जो एट लास्ट में कंज्यूमर के पास बचता है, and the consumer, the income that the consumer can spend is basically known as disposable income. So consumption is a function of disposable income. Consumption is a function of disposable income. Higher the disposable income, higher the consumption. Lesser the disposable income, lesser the consumption. So disposable income means the income that the consumer can spend. ठीक है ना? और इसका इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप है? कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। जब हम सेकंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स पे भी पैसा स्पेंड कर रही है, कैपिटल गुड्स पे भी पैसा स्पेंड कर रही है टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम एक्चुअली कांस्टेंट मान के चलते हैं। इसका रीजन क्या है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर बेस्ड होते हैं, गवर्नमेंट की वेलफेयर एक्टिविटीज पे बेस्ड होते हैं, और गवर्नमेंट ना पहले से अपना इसका बजट बना के चलता है ना, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द गवर्नमेंट बजट चैप्टर। सो बेसिकली वी टेक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज कांस्टेंट, तो वी टेक जी एज इक्वल टू जी बार बिकॉज वी आर एज्यूमिंग इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। द थर्ड demand is created by the business and that demand is known as the investment demand. अब investment means addition made to the stock of capital. अब कैपिटल में कितना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, that is basically known as investment. तो addition made to the stock of capital is known as investment. तो business कितना पैसा invest कर रहा है, अब ये किस पे डिपेंडेंट है? It is a function of rate of interest एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बार ध्यान से समझना इसको कि इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो ध्यान से सुनना कि जब हम इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो फैक्टर्स पे मैटर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक बार इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब भी आप बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जब भी आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो यू हैव सम एक्सपेक्टेशन इन योर माइंड एंड दैट यू विल गेट रिटर्न ओवर इट। तो जो भी आप बिजनेस से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना बेटा, दैट इज बेसिकली नोन एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, द रिटर्न दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बिजनेस। Yes, it is determined by the two factors, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जब भी बिजनेस करते हो तो यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द बिजनेस एंड दैट इज बेसिकली नोन एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द न्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। एंड सेकेंड फंक्शन विच अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब बिजनेस का खुद का कुछ तो होता नहीं है, बिजनेस को जो भी मिलना है वो बिजनेस ने बाहर से लोन लेना है ना। तो ध्यान रखना, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है बिजनेस की ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो उस कैपिटल से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो अगर मान के चलो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा मिलेगा और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया, इफ द बिजनेस इज एक्सपेक्टिंग 10% रिटर्न ओवर इट, बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस पे 10% मिलेगा, तो दैट इज नोन एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो मार्केट में 6% है, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस को फायदा है ना, बिजनेस को फायदा है, तो बिजनेस क्या करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस,
तो बिजनेस विल इन्वेस्ट मोर, बिजनेस विल इन्वेस्ट मोर। लेकिन ध्यान रखना, जब हम बिजनेस में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, धीरे धीरे जैसे हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है जो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। इसका लॉजिक क्या है कि जब जब हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है ना, उससे जो रेट ऑफ रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये प्रोसेस जब तक चलेगा ज्यादा इन्वेस्टमेंट का, जब तक दोबारा से MEI रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल ना आ जाए, and vice versa in the other situation, if MEC is less than rate of interest, business will invest less। तो ध्यान रखना, investment is determined by the two function, the one is called the rate of interest and the second one is called marginal efficiency of investment। अब थोड़ा सा अगर हम इसको और इलेबोरेट करें, ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। द वन इज द सप्लाई प्राइस एंड सेकंड इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। सप्लाई प्राइस इज बेसिकली कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप बिजनेस में कैपिटल रिप्लेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मशीन परचेज करी है ना, और वो मशीन आई 10,000 रुपीज की, ठीक है ना, और मशीन पे सपोज करो जो सेकंड हमारा डिटर्मिनेंट है MEI का, वो है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तुम जब वो मशीन से जो फायदा मिल रहा है, तुम्हें यील्ड मिल रहा है, दैट इज 1200, लेकिन ऑब्वियसली बात है मशीन की चलने की अपनी रनिंग कॉस्ट है, और रनिंग कॉस्ट है उसकी 200 रुपीज। तो अगर मैं 1200 में से 200 को माइनस किया, जो 1000 रुपीज मिला, दैट इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड, है ना। तो 1000 रुपीज का रिटर्न मिल रहा है आउट ऑफ दिस 10,000 सप्लाइड ऑफ कैपिटल, सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल। तो बिजनेस से कितने की रिटर्न की उम्मीद है? 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एंड नाउ इट डिपेंड्स whether the rate of interest is less than MEI or the more than MEI। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा फ्रॉम MEI तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ज्यादा घबराना नहीं है इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन को देखकर, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करना है। बट तुम्हें बता दूं, फर्दर जब हम चैप्टर करेंगे ना, आगे जब इस हम चैप्टर को इलेबोरेट करेंगे, तो ध्यान रखना हम इन्वेस्टमेंट को ना कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है ना। हम इन्वेस्टमेंट को क्या लेके चलेंगे? कांस्टेंट मान के चलेंगे, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। चलो, अगला जो फंक्शन है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द नेट एक्सपोर्ट, दैट इज द नेट डिमांड बाय द फॉरेनर्स। क्योंकि डिमांड हम भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। ठीक है ना। जब वो डिमांड करते हैं तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जब हम डिमांड करते हैं बाहर के गुड्स की तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सो NX is called net demand by the foreigners, which is equal to exports minus imports। I hope it is clear to everyone। और जो ये जो नेट एक्सपोर्ट है, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, ये किस किस चीज पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है हमारी कंट्री के एक्सचेंज रेट पर। ये हमने डिस्कस किया था BOP चैप्टर में। हमारी कंट्री की ट्रेड पॉलिसीज कैसी हैं, रिस्ट्रिक्टेड है या सिंपल पॉलिसीज हैं, है ना। हमारी कंट्री में प्राइसेस क्या है, बाहर की कंट्री में प्राइसेस क्या है। तो नेट डिमांड बाय द फॉरेनर्स, दैट इज नेट एक्सपोर्ट, इज डिपेंडेंट अपॉन many things, dependent upon many factors, exchange rate, trade policies and the relative prices। तो ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड में मेन ये चार कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें चार कंपोनेंट है। कौन कौन से? प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स। तो ध्यान रखना, AD इज इक्वल टू C plus G plus I plus N। So in the four sector economy there are four components of the aggregate demand, और वो four component कौन कौन से हैं? That is C plus G plus I plus NX। ठीक है ना। And this is also known as open economy। इसको हम open economy के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। अगर हमें डिस्कस करना है क्लोज्ड इकोनॉमी को, क्लोज्ड इकोनॉमी 3 सेक्टर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंक्लूड C plus G plus I। ठीक है ना। तो दिस इकोनॉमी इज नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। ये क्लोज्ड इकोनॉमी है विदाउट गवर्नमेंट, विद गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है ना।
ये क्लोज्ड इकोनॉमी है विद गवर्नमेंट सेक्टर। और अगर हम बात करें विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर, टू सेक्टर इकोनॉमी की, तो आई इंक्लूड एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी, ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना, एंड विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जब हम फर्दर इलैबोरेशन करेंगे, we'll study the AD in the two sector economy where AD is equal to C plus I, ठीक है। I hope it is clear to everyone. Next thing we have to discuss about the aggregate supply. We have to discuss about the aggregate supply. What is aggregate supply? जैसे देखो नाम से समझ आ रहा है, aggregate supply means total कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो aggregate supply is basically the value of all final goods and services that all the producers are willing to supply during a given time period. सारे जितने भी सप्लायर्स हैं, सब लोग मिलकर टोटल कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने को तैयार है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the producers are willing to supply in an economy during a given time period, ठीक है ना। और अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की, तो ध्यान रखना, दिस एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम, ध्यान से समझना बेटा इसको। दिस एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम ऑफ द कंट्री। व्हाई? बिकॉज देखो जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बाय द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, है ना। क्योंकि बिजनेस का खुद का कुछ तो है नहीं, तो बिजनेस ने जो भी प्रोडक्शन किया, ठीक है ना, उसको जब बेचा और जो भी पैसे आए वो इनकम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरी एंड ऑल। तो ध्यान रखना, एएस इज ऑलवेज इक्वल टू वाई, एंड इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं एंड द रेस्ट पार्ट वुड बी सेव्ड। तो ध्यान रखना, AS is equal to Y and Y is equal to C plus S. Name of the topic is consumption function. Consumption function is a functional relationship between the consumption and the income. Higher the income, higher the consumption. Lesser the income, lesser the consumption. अब linear consumption function की जब हम बात करेंगे, which is given by Keynes, लेकिन वो पढ़ने से पहले first we have to understand कि propensity to consume क्या होता है। The proportion of income that is spent on consumption is basically known as propensity to consume. लेकिन when I discuss about the propensity to consume, हमें दो टाइप की propensity यहाँ पर डिस्कस करनी है। The first one is called average propensity to consume and the second one is called marginal propensity to consume. तो सबसे पहले we'll discuss about the average propensity to consume. अब देखो APC क्या होता है। APC is called average propensity to consume, which is the ratio of aggregate consumption to the aggregate income. मतलब out of total income, how much you are consuming, that is basically called average propensity to consume. Obviously बात है, हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, तो मैक्रो लेवल पर हमारी कंट्री का कंजम्पशन कितना हो रहा है आउट ऑफ द टोटल इनकम इज नोन एज APC. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान के चलें कि हमारी कंट्री में इनकम लेवल इज 100 and out of that 70 we are consuming, then the value of APC in this case would be 0.7. कि out of 100 we are consuming 70% of your income, so the value of APC here it is 0.7. And when I discuss about the MPC की फुल फॉर्म होती है बेटा marginal propensity to consume, and marginal का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है change. Whenever there is change in income, there will be change in consumption. Whenever there will be change in income, there will be the change in consumption. But how much there will be change in consumption due to a given change in the income is known as MPC. So ध्यान रखना, जब जब इकोनॉमी की इनकम चेंज होगी, तब तब कंजम्पशन में भी चेंज होगा। बट कंजम्पशन में कितना चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन इनकम लेवल, दैट इज कॉल्ड MPC. सो MPC का फॉर्मूला है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. एंड सपोज दैट अगर हमारी कंट्री की इनकम बढ़कर 100 से हो गई 200
and consumption has been raised up from 70 to 120. ठीक है, now we can easily calculate the MPC here. MPC का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. तो देखो कंजम्पशन पहले 70 था, now it has been raised to 120. तो कंजम्पशन में कितने का चेंज आया, 50 का. इनकम में चेंज आया 100 का, एंड 50 अपॉन 100 that will be equal to 0.5. It means MPC का जो फॉर्मूला है that is delta C upon delta Y. तो if the income changes, consumption also changes, but how much there will be the change in consumption due to a given change in income is called MPC. अब ध्यान रखना APC और MPC में there is a difference. अगर हम देखना चाहते हैं कि गिवन इनकम पर हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं तो वी कैलकुलेटेड थ्रू एपीसी. बट अगर हम जानना चाहते हैं कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितने का चेंज आ रहा है तो वी कैलकुलेट एमपीसी. आई होप द फंडा ऑफ एपीसी एंड द एमपीसी इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. देखो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है, नाम से समझ आ रहा होगा. इट इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ अ कंज्यूमर. as income rises consumption also rises. as income rises consumption also rises. income बढ़ेगी तो consumption भी बढ़ेगा. but the rate of increase in consumption is always lesser than the rate of increase in income. income बढ़ती है तो consumption भी बढ़ता है, but जो consumption के बढ़ने का रेट है वो इनकम के बढ़ने के रेट से कम होता है. कैसे, अभी मैं प्रूव करूंगा. और साथ ही साथ एक और बात कही गई कि एज इनकम राइजेस कंजम्पशन आल्सो राइजेस एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन कंटीन्यूअसली डिक्रीजेस विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम. इनकम अगर बढ़ती रहेगी तो नो डाउट कंजम्पशन भी बढ़ता रहेगा, बट जो कंजम्पशन के बढ़ने का रेट है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. देखो जैसे यहां पर ध्यान से समझना, पहले इनकम थी 100 एंड नाउ इट हैज बीन 200. तो इनकम कितने परसेंट से बढ़ गई, इनकम हैज बीन इंक्रीज बाय 100%. कैसे निकाले, परसेंटेज चेंज इन इनकम, दैट इज इनकम में चेंज आया 100 का, और चेंज होने से पहले भी इनकम कितनी थी 100 एंड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया टू कैलकुलेट परसेंटेज. सो इनकम राइजेस बाय 100%. But when I talk about the consumption, पहले consumption 70 था and now in this example consumption has been raised to 120, है ना. तो consumption हो गया 120. तो now the percentage change in consumption की अगर हम बात करें consumption की, तो consumption has been increased by 50 and original कितना था 70, into में हमने कर दिया 100. So basically when I calculate 500 upon 7, तो 7 7s are 49, 1 7 1s are 7, 7 4s are 28, 71.4% something. It means when the income rises by 100%, the consumption rises only by 71.4%. It means we can see that कि इनकम के बढ़ने का रेट कंजम्पशन के बढ़ने के रेट से क्या है, ज्यादा है. एंड दिस इज बेसिकली नोन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. और जैसे जैसे इनकम और बढ़ती जाएगी कंजम्पशन के बढ़ने का रेट और कम होता जाएगा. ठीक है ना. एंड इनडायरेक्टली आई कैन ऑल्सो से दैट ये जो एमपीसी की वैल्यू है ना, दैट कॉन्टिन्यूअसली फॉल विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम. इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा नो डाउट, बट जो कंजम्पशन के बढ़ने का रेट है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा. एंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी फॉल विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम. ऐसा क्यों होता है कि एमपीसी धीरे धीरे कम होता रहता है? क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ती है ना तो वो कंजम्पशन को तो बढ़ाते हैं, बट वो अगर अपनी बेसिक नीड्स को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुके हैं तो अगर फिर और इनकम बढ़ती है तो वो मोस्ट ऑफ द इनकम का पार्ट क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे. बिकॉज कंजम्पशन हैबिट्स को इतनी जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है ना. तो ध्यान रखना, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी और उसकी बेसिक नीड्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुकी हैं तो वो बढ़ती हुई इनकम का ना कंजम्पशन तो बढ़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चेंज इन इनकम द पार्ट विल बी सेव्ड. ठीक है ना. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. मतलब एमपीसी की वैल्यू धीरे धीरे फॉल होती रहती है विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन
इनकम। जैसे जैसे इनकम ज्यादा वैसे वैसे एमपीसी की वैल्यू कम होती जाएगी। देखो ये भी कहा जाता है जो एमपीसी होता है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज का हाई होता है और डेवलप्ड नेशन का एमपीसी लो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं वो अभी इस फेज में है, इस स्टेज में है जहां पे उनको मोस्ट ऑफ द इनकम का पोर्शन, चेंज इन इनकम का पोर्शन कंज्यूम करना पड़ रहा है, जबकि डेवलप कंट्रीज ऐसे फेज में आ चुकी हैं जहां पे वो ऑलरेडी अपने बहुत हायर कंजम्पशन पर हैं और अब इनकी इनकम अगर और बढ़ेगी ना देन द मोस्ट ऑफ द पार्ट वुड बी सेव्ड। इसलिए ना एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज ऑलवेज मोर than the MPC of the developed nation. I hope the concept of psychological law of consumption is clear to everyone. Now we are coming to the equation of consumption function which is given by Keynes, and generally we are talking about the linear consumption function. We are talking about the linear consumption function, and the consumption function equation which is given by Keynes is equal to C bar plus by. C is equal to C bar plus by. ठीक है ना? ध्यान रखना कुछ बुक्स में इवन इन एनसीईआरटी ये स्मॉल b को they have written small c, but confusion ना create हो, that's why I have written b here. तो c is equal to C bar plus by. अब ये C bar क्या है, small b क्या है ना? तो that will discuss. देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें, here C is the consumption and we know in economics income is denoted by y, so this y is the income. Now what is this C bar? This C bar is basically known as autonomous consumption. This C bar is known as autonomous consumption. देखो as per Keynes theory माना जाता है, Keynes ने कहा अगर हमारी इकोनॉमी की इनकम जीरो भी है, मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ इकोनॉमी के अंदर, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी की जीरो इनकम भी है ना तो भी हमारी इकोनॉमी कंज्यूम करती है, तो भी हमारी इकोनॉमी कंज्यूम करती है। कहां से कंज्यूम करती है? फ्रॉम द पास्ट सेविंग। सो द कंजम्पशन इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड ध्यान रखना अगर मैं यहां पर y को जीरो पुट करूंगा तो दिस वैल्यू बिकम जीरो, बट c is equal to C bar, मतलब even at the zero level of income economy consumes, ठीक है ना? What is this B? This B here it is called MPC. यहाँ पर B किसका काम कर रहा है? MPC का काम कर रहा है। और MPC क्या होता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। मतलब whenever there is change in income, देखो अगर Y चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है ये C भी चेंज होगा। But how much there will be the change in consumption due to a given change in income, it is denoted by small b. तो स्मॉल b यहां पर किसका काम कर रहा है? एमपीसी का। अभी मैं इसको प्रूफ भी करूंगा। एंड ध्यान रखना यहां पे जो b into y है, this b into y is known as induced consumption. This b into y is known as induced consumption. तो कंजम्पशन के दो पार्ट्स हैं, वन इज ऑटोनॉमस एंड द वन इज इंड्यूस्ड। तो this C bar is known as autonomous consumption and this B into Y is known as induced consumption. मतलब if income rises, consumption also rises. For example, अगर मान लो आपको consumption function equation दे दी C is equal to 50 plus 0.8Y, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये 50 क्या है? This 50 is the autonomous consumption. This 50 is the autonomous consumption. What is the 0.8? This 0.8 is known as MPC, है ना? और ये 0.8 into Y क्या है? That is called induced consumption. That is called induced consumption. देखो ध्यान रखना वैसे तो रियल लाइफ में MPC की वैल्यू कम होती रहती है with the level of increase in income, लेकिन in the Keynes theory under the linear consumption function हमने MPC को क्या माना है? कांस्टेंट माना है। But why we are taking it constant? We are taking it constant because जब हम इक्विलिब्रियम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है हम अगर एमपीसी को बार बार चेंज करेंगे देन वी कैन नॉट कैलकुलेट द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो दैट्स व्हाई हमने एमपीसी को इन अ कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन हम क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। अदरवाइज साइकोलॉजिकल लॉ के अकॉर्डिंग और जनरली रियल लाइफ में हम एमपीसी की वैल्यू देखते हैं धीरे धीरे फॉल होती रहती है विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, दिस इज द फैक्ट अबाउट द एमपीसी। अब देखो एग्जाम में अगर हमें कोई
हाइपोथेटिकल स्केड्यूल बनाने के लिए आ गया रिगार्डिंग द कंजम्पशन फंक्शन, तो वी कैन इजीली मेक इट। फॉर एग्जाम्पल मान लो यही वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8y, है ना, एंड द इनकम लेवल वी कैन एज्यूम 0, है ना, 0, 200, 400, 600, 800 and 1000, and we can easily calculate the consumption if the consumption function is given to you। तो एक बार पुट करो, 0 पुट करेंगे तो इट विल कम टू बी 50, है ना, क्योंकि ये 0 हो गया 50 आ जाएगा। 200, 2 8 16, 160 प्लस 50 is 210, है ना, 4 8 32, it will become 370 plus autonomous consumption, 6 8 48, it will become 530, 8 64 it will become 690, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कंजम्पशन 160 से इंक्रीज होता जा रहा है, और 1000 पुट करा तो इट विल बिकम 850। so basically if the consumption function is given to you, or you can make a hypothetical example of consumption function, and if I'll give you the income, then you can easily calculate the consumption। I hope it is clear to everyone। Now if the consumption and the income is given to you, you can easily calculate APC। APC का फॉर्मूला क्या होता है, C upon Y। MPC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा C upon डेल्टा Y। एंड ध्यान देना यहाँ पे अगर मैं APC कैलकुलेट करूं तो 50 upon 0 तो नॉट डिफाइंड है, 210 upon 200 is 1.05, वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन 1। अगर मैं 370 डिवाइडेड बाय 400 करूंगा, इट विल बिकम 0.925। 530 upon 600, it will become 0.88, then 0.86, and 850 upon 1000 is 0.85। so I can easily calculate the APC if the value of income and consumption is given to you। and when I need to calculate the MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C upon डेल्टा Y। तो यहाँ पे कंजम्पशन में चेंज है 160 का, इनकम में चेंज है 200 का, एंड 160 अपॉन 200 इज 0.8। अगेन 160 का चेंज, इनकम में 200 का, इट विल बिकम अगेन 0.8, 0.8, 0.8, 0.8। as we are assuming in a linear consumption function equation, this is the MPC which remains constant, है ना। तो यहाँ पे देखो MPC constant आ रहा है, ठीक है। I hope the concept of APC, MPC, है ना, and the consumption equation is clear to everyone। now next we are coming to the saving function कि saving function क्या होता है ना। और जिसको consumption function clear हो गया, उसके लिए saving function को समझना भी बहुत आसान है। saving function is a functional relationship between the saving and income। higher the income, higher the saving, lesser the income, lesser the saving, ठीक है ना। और इसमें भी हम दो propensity के बारे में डिस्कस करेंगे, one is called the APS and the one is called the MPS। देखो APS और MPS में क्या फर्क होता है। अगर APS की बात करें, APS is the ratio of aggregate savings to the aggregate income। देखो तुम्हें याद होगा हमने APC का फॉर्मूला करा था, APC का फॉर्मूला था C upon Y। तो APC का फॉर्मूला अगर C upon Y है तो APS का फॉर्मूला क्या होगा, S upon Y। और MPS की अगर बात करें, MPS होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि if your income changes, your savings also changes, but how much there will be the change in saving due to a given change in income is called MPS। so the formula of MPS is delta S upon delta Y। तो ध्यान रखना, जिस तरीके से MPC का फॉर्मूला था डेल्टा C upon डेल्टा Y, तो MPS का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा S upon डेल्टा Y, ठीक है। these concepts are related to each other, that's why we are studying it simultaneously। और मैंने तुम्हें कुछ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल भी दिए थे कि जब हमारी इनकम 100 थी तो याद करो मैंने बताया था हमारा कंजम्पशन था 70। तो इस केस में हमारी एपीसी की वैल्यू क्या आई थी, 0.7। अगर मैं इस केस में एपीएस कैलकुलेट करना चाहूं तो अगर मेरी इनकम 100 है और उसमें से मैंने 70 कंज्यूम करा तो रेस्ट 30 वुड बी सेव्ड, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एपीएस कैलकुलेट करूंगा तो 30 upon 100 will be 0.3। और ध्यान रखना
एपीसी और एपीएस को जब मैंने ऐड करा तो एपीसी प्लस एपीएस की वैल्यू इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और ऐसे ही जब मैं एमपीसी एमपीएस की बात करूंगा तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, नाउ योर इनकम राइजेस फ्रॉम 100 टू सपोज 200 एंड द कंजम्पशन राइजेस फ्रॉम 70 टू 120। तो याद है हमारा उस केस में एमपीसी आया, एमपीसी हमने कैलकुलेट करा था, दैट इज डेल्टा सी 50 का चेंज, इनकम में हमारा चेंज था 100 का, इट विल बिकम 0.5। और अगर मैं यहां पर एमपीसी एमपीएस कैलकुलेट करूं तो सेविंग में कितने का चेंज है, अगर मैंने 200 में से 120 कंज्यूम करे तो मैंने सेव कितने करे, मैंने सेव 80 करे। तो कंजम्पशन में सेविंग में कितने का चेंज आ गया, 50 का, इनकम में कितने का चेंज था, 100 का, इट विल अगेन कम 0.5, एमपीएस भी 0.5 आया। और एमपीसी और एमपीएस को अगर मैं ऐड कर दूं तो ध्यान रखना एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ध्यान रखना एपीसी प्लस एपीएस भी इक्वल टू 1 होता है और एमपीसी एंड एमपीएस इज आल्सो इक्वल टू 1। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी क्लियर करूंगा रिगार्डिंग एपीसी एपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस के बारे में, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड now we will discuss about the psychological law of saving, and psychological law of saving is just exactly opposite to the psychological law of consumption, ठीक है ना। अब ये psychological law of saving क्या कहता है, when income rises savings also rises। जैसे इनकम बढ़ी थी कंजम्पशन भी बढ़ा था, ऐसी अगर इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है, as income rises savings also rises। But the rate of increase in saving is more than the rate of increase in income। सेविंग के बढ़ने का रेट इनकम के बढ़ने के रेट से क्या होता है, ज्यादा होता है। We can see this thing with the help of an example। हमने भी पिछले एग्जाम्पल में देखा था इनकम जब 100 से 200 हो गई थी तो कंजम्पशन बढ़ के 70 से 120 हो गया था, लेकिन सेविंग्स हमारी पहले 30 थी, नाउ वी आर सेविंग 80। तो अगर हम इनकम में देखें तो इनकम राइजेस बाय 100% बिकॉज वो डबल हो गई है। लेकिन अगर हम सेविंग के रेट को देखें, सेविंग 30 से कितनी हो गई है, 80 हो गई है। नाउ द सेविंग हैज बीन रिजन बाय 50 एंड द प्रीवियस सेविंग, द ओल्ड सेविंग वाज 30, इनटू में हमने क्या कर दिया 100। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा दैट इज 500 अपॉन 3, तो 3 1 3 है ना, देन 3 6 18, 3 6 18, मतलब सेविंग राइजेस बाय हाउ मच परसेंट, 166.66%, whereas income rises only by 100%। तो सेविंग के बढ़ने का रेट इनकम के बढ़ने के रेट से क्या है, ज्यादा है, एंड दिस इज नोन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सेविंग। और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सेविंग एक और चीज कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ना, ये जो सेविंग के बढ़ने का रेट है ये और बढ़ता जाएगा। मतलब आई एम सेइंग ये जो एमपीएस की वैल्यू है, जो एमपीएस की वैल्यू है, इट कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेस विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ में कंजम्पशन में क्या डिस्कस करा था हमने कि एमपीसी फॉल होता रहता है विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम, तो एमपीएस क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम। एंड वी नो MPC plus MPS is always equal to 1। I hope it is clear to everyone। Now अगर हम saving function की बात करें, saving function, linear saving function के बारे में, the saving function equation given by Keynes is S is equal to minus C bar plus 1 minus B into में Y, ठीक है ना। अब यहाँ पर what is this minus C bar, what is this 1 minus B, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। This S is the savings, Y is the income. This minus C bar is the negative savings at zero level of income, at zero level of income। Obvious सी बात है, जब हमारी इकोनॉमिक इनकम जीरो भी होती है ना तो भी हम कंजम्पशन करते हैं। वो कंजम्पशन हम कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम द पास्ट सेविंग। तो करंट लेवल पर हमारी सेविंग्स वो नेगेटिव कहलाएंगी, तो इसको मैं ऑटोनॉमस सेविंग्स भी कह सकता हूं विच इज नेगेटिव, है ना। एंड हियर 1 माइनस बी इज नोन एज एमपीएस। सोच के देखो,
अगर b MPC था, है ना, हमने डिस्कस किया था, ये जो स्मॉल b था ये MPC था, अगर ये MPC होता है b, तो 1 माइनस b क्या होगा, MPS होगा, है ना। तो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन में क्या था, c इक्वल टू सी बार प्लस बी बाय था, तो 1 माइनस बी क्या होगा, MPS, एंड 1 माइनस बी इनटू में y is basically known as induced savings, is known as induced savings. तो अगर हमने ये कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम करा था c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और अगर मुझे इससे सेविंग फंक्शन पता करना है, देन द सेविंग फंक्शन वुड बी इक्वल टू एज पर दिस -50 प्लस 0.2y. हाउ -50, ये सी बार का माइनस सी बार हो गया, 0.8 था, 1 माइनस अगर मैं 0.8 करूंगा इट विल बिकम एमपीएस, तो सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू -50 प्लस 0.2y. और ध्यान रखना, अगर मुझे एक हाइपोथेटिकल स्केड्यूल बनाना है तो आई कैन इजीली मेक इट. अगर मैं इसी एग्जांपल को आगे फर्दर प्रोसीड करूं तो आई कैन कैलकुलेट द सेविंग्स आल्सो एट दिस लेवल ऑफ इनकम. तो सेविंग्स कितनी आएंगी, सेविंग का फॉर्मूला, एक तरीका तो क्या है, हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दें, तो करो, 0 माइनस 50 इज -50, 200 माइनस 210 इज -10, देन 30, then 70, then 110 and then 150. ठीक है ना. तो we can easily calculate the savings from this income and consumption. और दूसरा तरीका क्या था, ध्यान से समझना, अगर मैं इस y की वैल्यू को इस सेविंग फंक्शन में पुट कर दूं, then I will also get the answer. एक काम करो, 0 पुट करो, तो 0 अगर पुट करा तो ये -50 आएगा, देखो -50 लिखा है. 200 पुट करा तो 2 2 जा 4, 40 माइनस 50 इज -10 लिखा है. 400 पुट करा, 4 2 जा 8, 80 माइनस 50 30. तो इधर तरीका क्या है, y में से c को माइनस कर दो या फिर सेविंग फंक्शन में y की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है ना. और अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, s अपॉन y, और सेकंड में कैलकुलेट करूंगा एमपीएस, तो एपीएस का फॉर्मूला s अपॉन y है, ये तो नॉट डिफाइंड है ना. then 10 upon 200 and 10 upon 200 माइनस में है, it will become माइनस में 0.05, माइनस में 0.05. और ध्यान देना, एपीसी में अगर मैं एपीएस ऐड करूंगा it will be equal to 1. 0.925 अगर एपीसी है तो ये कितना होगा, 0.075 होगा, क्योंकि दोनों को मिला के बनाना चाहिए. अगर ये 0.88 है तो ये 0.12 होगा, ये 0.86 है तो ये 0.14 होगा, ये 0.85 है तो ये 0.15 होगा, तो ये इंक्रीज हो रहा है एपीएस, ठीक है ना. और अगर मैं एमपीएस की बात करूं, इन दिस क्वेश्चन एमपीएस वुड बी इक्वल टू 0.2, हमें यहीं पे पता चल गया. या फिर एक और तरीका क्या, हम इसको कैलकुलेट कर लें. सेविंग में कितने का चेंज है, 40 का, इनकम में कितने का चेंज है, 200 का, एंड 400 एंड 40 अपॉन 200 इज 0.2. देन अगेन 40 का चेंज इनकम में, it will again 0.2, it remains same, क्योंकि हम MPS को in a linear saving function equation we are assuming MPS as constant. So I hope the funda of APC, APS, MPC and MPS is clear to everyone. ठीक है. Now we will discuss some facts about the APC and the APS. देखो, ऐसा इसको कुछ हमें रट्टाफाई नहीं करना, we just have to understand the things. And if the things are clear to you, then you will never do mistake in the board examination. ठीक है. सबसे पहला यहाँ पे फैक्ट है, APC can never be zero. APC कभी भी जीरो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? Because even at the zero level of income हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन करती है. तो ध्यान रखना, APC कभी भी जीरो नहीं हो सकता. Why not? Because consumption can never be zero. ठीक है. सेकेंड फैक्ट है, APC can be greater than 1. APC 1 से ज्यादा हो सकता है, APC 1 से ज्यादा हो सकता है. तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे APC 1 से ज्यादा था क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा था. और जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा, when C is greater than Y, then the value of APC can be greater than 1. APC can be equal to 1. APC 1 के इक्वल कब होगा, जब इनकम कंजम्पशन दोनों इक्वल हो जाएंगे. ये भी हम आगे देखेंगे इन द ब्रेक इवन पॉइंट.
एपीसी कैन बी लेस देन 1, एपीसी 1 से कम हो सकता है। हम देख रहे हैं धीरे धीरे एपीसी फॉल करता जा रहा है और ये 1 से भी कम है। कब? जब हमारा इनकम ज्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगा तो एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। और एपीसी फॉल विद द राइज इन इनकम। हम क्या देख रहे हैं? एपीसी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम। एंड एपीएस के फैक्ट्स क्या है? एपीएस कैन बी नेगेटिव, यस एपीएस कैन बी नेगेटिव। एपीएस कैन बी जीरो, एपीएस जीरो कब होगा? जब एपीसी 1 होगा, ठीक है ना। जब एपीसी 1 होगा तो उस टाइम पे एपीएस जीरो होगा। अगर तुम्हारी इकोनॉमी में इनकम और कंजम्पशन इक्वल है तो उस टाइम पे सेविंग जीरो, और अगर सेविंग जीरो तो एपीएस भी जीरो। एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, एपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी सेविंग्स इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। तो एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड एपीएस राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी एपीएस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो एपीसी कम होता जाता है और एपीएस बढ़ता जाता है। व्हाई? बिकॉज एपीसी प्लस एपीएस that is always equal to 1. I hope the facts of APC APS are clear to everyone. Don't ratify this, just understand the logics, then you can understand that point. बेटा ये कुछ फैक्ट्स याद रखना कि एमपीसी एंड एमपीएस ऑलवेज वेरी बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। जबकि हमने क्या देखा था? एपीसी 1 से ज्यादा भी पॉसिबल था और एपीसी कभी 0 भी नहीं होता, बट एपीएस कैन बी 0। लेकिन एमपीसी एंड एमपीएस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये चेंज की बात कर रहे हैं। सेकेंड, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच, ठीक है। पुअर का एमपीसी हमेशा रिच के एमपीसी से हाई होता है, क्योंकि पुअर अपनी चेंज इन इनकम का मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन क्या कर लेता है? कंज्यूम कर लेता है, जबकि रिच उसको सेव करता है, ठीक है ना। और एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एज पर साइकोलॉजिकल लॉ एमपीसी कम होता जाएगा, ठीक है ना। और वही अगर हम एमपीएस की देखें तो एमपीएस राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, एमपीएस की वैल्यू बढ़ती रहती है विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम। आई होप द फैक्ट्स आर क्लियर टू एवरीवन। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट आल्सो। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये टेबल फिल आउट करना है ना। तो हमें बोला हुआ है एमपीएस और एपीएस, कंजम्पशन एंड इनकम। अब देखो इसको फिल करने के लिए ये दोनों चीजें तो फाइंड आउट हो ही नहीं सकती, क्योंकि मार्जिनल एंड एवरेज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अबव 0, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो इनकम इज गिवन टू यू एंड द कंजम्पशन इज गिवन टू यू, बट दे वांट यू टू कैलकुलेट एमपीएस एंड एपीएस। एपीएस का फॉर्मूला इज एस अपॉन वाई एंड एमपीएस का फॉर्मूला इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट? यू नीड टू कैलकुलेट सेविंग्स। तो इस क्वेश्चन में सेविंग्स कितनी आएंगी? -80। हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर रहे हैं, इट विल बिकम -40, ठीक है ना। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो -40 अपॉन 100, तो दिस विल बिकम माइनस में 0.4, ठीक है। आई होप द फर्स्ट रो इज क्लियर। नाउ इन दिस पार्ट एपीएस इज 0। अब टेल मी, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। एपीएस 0 कब होगा? जब सेविंग 0 होगी, और अगर सेविंग 0 है तो एपीएस 0 है, इट मींस यहाँ पे सेविंग 0 है। और सेविंग अगर 0 है, ये कब होगा? व्हेन इनकम इज जस्ट इक्वल टू द कंजम्पशन, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। एंड नाउ व्हेन आई कैलकुलेट द एमपीएस, तो चेंज इन सेविंग्स यहाँ पे 40 का है, इनकम में चेंज 100 का है, तो दैट विल बिकम 0.4। आफ्टर दैट we need to calculate what? We need to calculate this income and the APS is given to you. अगर APS 0.2 है तो in this case APC would be equal to 0.8, है ना। और APC अगर 0.8 है तो APC का फॉर्मूला is equal to C upon Y। तो 0.8 is equal to C is 240 and the Y you need to calculate। तो y की वैल्यू आ गई 240 अपॉन 0.8, तो 8 4 3 जा
24, तो इट विल बिकम 300। और एमपीएस क्या होगा इस केस में, अगर आपने 300 में से 240 कंज्यूम करा तो रेस्ट 60 वुड बी सेव्ड। तो सेविंग में चेंज 60 का, इनकम में चेंज 100 का, इट विल बिकम 0.6। तो ये मत सोचना कि एमपीएस कांस्टेंट ही रहेगा। अगर वो आपको इस टाइप का एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे कोई लीनियर कंजम्पशन फंक्शन या लीनियर सेविंग फंक्शन इक्वेशन गिवन नहीं है, तो वहां पे ये आपका चेंज होगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में 0.35 एपीएस दिया हुआ है ना, और हमें सेविंग्स भी नहीं गिवन, लेकिन अगर 0.35 एपीएस है तो एपीसी वुड बी 0.65 एंड 0.65 इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, जो से एपीसी का फॉर्मूला है। तो 0.65 सी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 260 एंड y, तो y की वैल्यू आ गई 260 अपॉन 0.65, वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, इट कम्स आउट टू बी 400। तो यहाँ पे हमने 400 लिख दिया। आउट ऑफ 400 260 अगर कंजम्पशन हुआ तो सेव कितना हो गया 140। तो दिस विल बी योर आंसर। एक बार आप इसको सॉल्व करना, and if there is any doubt then you can question we have to calculate the savings and the APC and the income and the MPC is given to you। अब ध्यान से समझना, APC के लिए हमें पहले कंजम्पशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कंजम्पशन अगर कैलकुलेट करना है तो जीरो इनकम पर सेविंग्स नेगेटिव है ना, एंड नेगेटिव सेविंग इट मींस कंजम्पशन पॉजिटिव होगा, है ना, एंड द एपीसी विल बी इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो ये तो नॉट डिफाइंड है, वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस, ये हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगला अगर हम बात करें 0.75 एंड एमपीसी हमें गिवन है एंड इनकम गिवन है, तो एक तरीका तो क्या है, हम एमपीसी का फॉर्मूला अप्लाई कर ये कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 0.75 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर या फिर एक काम कर सकते हैं यहाँ से ना कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन, क्योंकि एमपीसी देखो कांस्टेंट है और हमें यहाँ पे नेगेटिव सेविंग गिवन है, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा 30 प्लस 0.75 y। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर दूं तो आई कैन कैलकुलेट कंजम्पशन। तो मैंने 100 पुट करा, 75 प्लस 30 इज 105। फिर मैंने 200 पुट करा, 150 प्लस 30 इज 180। जब हमने 300 पुट करा यहाँ पर, तो 300 इंटू 0.75 प्लस 30 इट विल बिकम 255। बेसिकली देखा जाए तो 75 का चेंज है, ठीक है ना, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द एपीसी, दैट इज 105 अपॉन 100 इज 1.05 एंड 100 में से अगर 105 कंजम्पशन है तो सेविंग विल बी इक्वल टू -5। ठीक है, देन 180 अपॉन 200 इट विल बिकम 0.9, है ना, एंड सेविंग कितनी हो गई यहाँ पर हमारी 20 हो गई, पॉजिटिव सेविंग्स आ गई। एंड देन 300 में से 255 अगर कंज्यूम करा तो सेव करा हमने 45 एंड 255 अपॉन 300 इज 0.85। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, है ना, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, कंजम्पशन फंक्शन, saving function is clear to everyone. Even if you feel any doubt, you can contact me. Plus please do numericals from the book. Name of the topic is diagrammatic representation of AS or the significance of 45-degree line, or I can also say the derivation of the income line. Income line क्या होती है? देखो आगे जाके ना हमें बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं, जैसे कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डेरिवेट करना, इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम इनकम को कैलकुलेट करना, ठीक है, विद द डिफरेंट अप्रोचेस। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम लाइन कैसे बनती है, ठीक है ना। to make the income line we are representing income on the x axis and consumption and saving on the y axis, ठीक है। अब हमने यहाँ पे consumption and saving क्यों लिखा है, that I will tell you। सबसे पहले ध्यान रखना, इनकम को हम कहाँ मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, एंड कंजम्पशन एंड सेविंग को कहाँ मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे। आगे जाके हम ग्राफ करेंगे जहां पर हम हो सकता है यहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन लिखें, आगे जाके हम एक ग्राफ करेंगे जहां पर हम एग्रीगेट डिमांड लिखेंगे। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस इनकम कंपोनेंट को कंपेयर करना पड़ेगा विद मेनी कंपोनेंट्स दैट वी रिप्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस।
तो ये जो 45 डिग्री लाइन है जिसको हम इनकम लाइन भी कहते हैं, वो हमें ये कंपेयर करने में हेल्प करती है। वो कैसे हेल्प करेगी एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो इनकम लाइन है जिसको हम कहाँ मेजर कर रहे हैं, ऑन द एक्स एक्सिस, लेकिन इसको वर्टिकली मेजर करने के लिए, इनकम को वर्टिकली मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से 45 डिग्री की लाइन क्रिएट करेंगे। और तुम्हें बता दूं ये जो 45 डिग्री की हमने लाइन क्रिएट करी, दिस लाइन इज नोन एज इनकम लाइन। दिस लाइन इज नोन एज इनकम लाइन। ये कितने डिग्री की है बेटा, ये लाइन है 45 डिग्री की, ठीक है ना। इसका क्या फायदा होगा, why we are making this line and why this line is called income line। इनकम को जबकि हमने x एक्सिस पे लिखा था, बट नाउ हम इनकम को वर्टिकली मेजर कर रहे हैं, तो why this line is called income line, एक बार उसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली में तुम्हें मैं बता देता हूं कि इनकम को जब हम x एक्सिस पे मेंशन कर रहे हैं तो वी कैन नॉट मेजर द इनकम वर्टिकली। तो इनकम को वर्टिकली मेजर करने के लिए हमने ये 45 डिग्री की लाइन क्रिएट करी है। अब इस लाइन का फायदा क्या है, इस लाइन का फायदा ये है कि अगर मैं इनकम को मेजर करना चाहता हूं वर्टिकली, तो आई कैन ऑल्सो मेजर द इनकम वर्टिकली। व्हाई, बिकॉज ये जो यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये 45 डिग्री पर जब हम ये एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। और वो दो साइड्स कौन सी हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। मतलब इकोनॉमी के इनकम को मैं ON बोलूं या मैं इकोनॉमी के इनकम को MN बोलूं, दिस ON इज इक्वल टू MN, दिस ON इज इक्वल टू MN। तो बेसिकली रेदर देन इनकम को मैं ऐसे नहीं बल्कि मैं ऐसे भी मेजर कर सकता हूं। तो इकोनॉमी की इनकम ON बोलूं या मैं इकोनॉमी की इनकम MN बोलूं, इज वन ऑफ द सेम थिंग। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका क्या फायदा होगा कि रेदर देन मेजरिंग द इनकम हॉरिजॉन्टली, नाउ आई कैन मेजर द इनकम वर्टिकली आल्सो। तो इकोनॉमी की इनकम ON है या इकोनॉमी की इनकम MN है, इज वन ऑफ द सेम थिंग। अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की इनकम को मैं चाहे OF बोलूं चाहे मैं FZ बोलूं, इज वन ऑफ द सेम थिंग, बिकॉज दिस OF इज इक्वल टू FZ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये जो इनकम लाइन है, द स्ट्रेट लाइन इनकम और द AS लाइन ऑब्टेन्ड विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द ओरिजिन, implying that each point on this line is equidistant from both the axes, equidistant from both the axes। हमने डिस्कस किया था ये जो इनकम होती है ये हमेशा किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट सप्लाई के। अभी पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस करा था कि AS refers to the value of all final goods and services that plan to be produced by all the producers in the economy during a given time period। और हम जितना प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही कंट्री की इनकम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है दिस Y is equal to AS। और ध्यान रखना ये जो इनकम है, इनकम को पर्सन या तो कंज्यूम करता है एंड द रेस्ट पार्ट वुड बी सेव्ड। तो अगर मैं इकोनॉमी की इनकम ON है ना, या इकोनॉमी की इनकम MN है, इसको पर्सन क्या करेगा, या तो कंज्यूम करेगा और द रेस्ट पार्ट वुड बी सेव्ड। सो ध्यान रखना Y is equal to AS and AS is equal to C plus S। I hope it is clear to everyone। तो ये Y लाइन और इसको हम AS लाइन भी कह सकते हैं।